हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज पार्ट नंबर 27 में। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एस ऑर्बिटल के स्फेरिकल शेप के बारे में पढ़ा और देखा कि किस तरह से स्फेरिकल शेप का पता लगाया गया। फिर हम लोगों ने फर्दर देखा कि हमारे पास जो अलग अलग एस ऑर्बिटल थे, जैसे कि 1s, 2s, 3s, 4s, इन सभी के लिए हम लोगों ने रेडियल वेव फंक्शन प्लॉट्स को ड्रॉ किया। इसके आधार पर फिर हम लोगों ने बाउंड्री सरफेस डायग्राम को समझा और हम लोगों ने देखा कि एक ऑर्बिटल के लिए अनेकों बाउंड्री सरफेस डायग्राम देखने को मिल रहे थे, लेकिन उन्हीं बाउंड्री सरफेस डायग्राम को हम लोग अच्छा मानते थे, एक्सेप्टेबल मानते थे, इफ़ेक्टिव मानते थे, जो लगभग 90% इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो प्रोबेबिलिटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात उसको कवर कर लेते हैं। उस तरह के बाउंड्री सरफेस डायग्राम को हम लोग इफेक्टिव मानेंगे, एक्सेप्टेबल मानेंगे, अच्छा मानेंगे, जो लगभग क्या करती है 90% इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने अंदर कवर कर लेती है। फिर फर्दर ये जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम होते हैं वही शेप ऑफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि बाउंड्री सरफेस डायग्राम से ही हमें शेप का पता चलता है कि पार्टिकुलर ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा। फिर हम लोगों ने नोड्स के बारे में पढ़ा था कि नोड्स बेसिकली वो जगह होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलिंग संभावना जीरो होती है, और एंटी नोड्स क्या होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलिंग संभावना अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है, उस जगह को हम लोग एंटी नोड्स कहते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया था। अगर आप ये सारी चीज़ें जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि जाकर के पहले मेरा आप प्रीवियस लेक्चर देख ले, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा अच्छे से। मैं इस प्रीवियस लेक्चर का जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर के देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टारगेट रहने वाला है वो पी ऑर्बिटल का डंबल शेप के बारे में पढ़ना है कि किस तरह से डंबल शेप आया। साथ ही साथ हम लोग यह सीखेंगे कि इसमें एंगुलर नोड्स कितने होते हैं और रेडियल नोड्स कितने होते हैं। इस चीज़ की शुरुआत करने से पहले आइए समझते हैं कि पी ऑर्बिटल की शुरुआत कहाँ से होती है। जैसे कि एस ऑर्बिटल की शुरुआत 1s से होती है, तो क्या पी ऑर्बिटल की शुरुआत 1p से हो सकती है? अगर नहीं हो सकती है तो कहाँ से होगी? इन सारी चीज़ों को हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग अलग अलग सेल्स के लिए उनका एल वैल्यूज़ और एम एल वैल्यूज़ को निकालना सीखते हैं पहले, और उसी के आधार पर फिर हम लोग देखते हैं कि किस सेल में कितने सारे ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेल की बात करता हूँ, n=1, मैं यहाँ पे n वैल्यूज़ लिखता हूँ, मतलब जो सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे मैं l वैल्यूज़ लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं फिर ml वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। ये ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा सेल को रिप्रेजेंट करेगा, और ये हमारा सब सेल को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारे पास 3 कॉलम हो गए। इन्हीं 3 कॉलम के आधार पर फिर हम सारा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स काउंट करेंगे। जैसे नंबर 1 पहले सेल की बात करता हूँ। पहले सेल में एल की वैल्यू 0 होगी। 0 जब होती है तो इसे एस बोलते हैं, हम लोग एस सब सेल बोलते हैं। जब एल का वैल्यू 0 होता है तो एम एल की वैल्यू हमारी 0 आती है। ये सब हम निकालना पहले भी सीख चुके हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास जो कि एम एल की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब एक ऑर्बिटल होगा, और वो ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? 1s हमारे पास ऑर्बिटल होगा, एक ऑर्बिटल। उसके बाद उसके बाद सेल नंबर 2 में आते हैं। सेल नंबर 2 में अगर n=2 है हमारा, तो l=0 और 1 होगा। 0 को हम लोग एस सबसेल बोलते हैं, और 1 रहता तो हम इसे पी सबसेल बोलते हैं। जब एल का वैल्यू 0 होता है तो हमारा जो एम एल का वैल्यू है 0 होगा, अर्थात हमें एक ऑर्बिटल और देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार क्या होने वाला है, दूसरा सेल का हम लोग एस ले रहे हैं, इसलिए 2s हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर पी जब l=1 रहता है तो एल का वैल्यू 3 हमें एम एल का वैल्यू 3 हमें दिखता है, -1, 0, +1। तो इस हिसाब से 3 चूँकि हमें वैल्यूज़ दिख रहे हैं एम एल के, मतलब 3 ओरिएंटेशन होंगे, मतलब 3 ऑर्बिटल्स होंगे। 3 ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे? दूसरे सेल का हम लोग पी ले रहे हैं तो 2p ऑर्बिटल होंगे, और लेकिन 3 ओरिएंटेशन इसका होगा। 2px एक एक्स एक्सिस में अरेंज होगा, दूसरा होगा वाई एक्सिस में 2py, और तीसरा होगा जेड एक्सिस में तो 2pz। इस तरह से 3 ऑर्बिटल दिखेंगे। उसी तरह से हम लोग अगर यहाँ पे गौर करेंगे तो क्या पा रहे हैं कि जो पी ऑर्बिटल की शुरुआत हो रही है वो दूसरे सेल से हो रही है, ना कि पहले सेल से। 1p पॉसिबल नहीं है, आप देख सकते हैं, क्योंकि एम एल का वैल्यू एक ही है तो एक ही ओरिएंटेशन है, मतलब एक ही सेल है, और वह हमारा 1s होगा। 1p पॉसिबल नहीं होता है। उसी तरह से 1d भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे जो पी सेल की पी सब सेल की या पी ऑर्बिटल की जो शुरुआत होती है वो सेकेंड सेल से होती है, कभी भी फर्स्ट सेल से नहीं होती है। उसी तरह से आप 3 यहाँ 3 लिख करके एल का वैल्यू 0, 1, 2 इस तरह से अलग अलग आप ऑर्बिटल को निकाल सकते हैं। आप इसे घर में ट्राई कर सकते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमें ये पता चल गया कि जो पी ऑर्बिटल की शुरुआत है वो कहाँ से होती है? सेकेंड सेल से होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो बेसिकली हमारे पास 2p ऑर्बिटल होंगे, फिर 3p ऑर्बिटल होंगे, फिर 4p ऑर्बिटल होंगे, फिर 5p ऑर्बिटल होंगे। अब इन्हीं हम लोग p ऑर्बिटल की शेप की बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इनका शेप किस तरह से आएगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर 2p की बात कर रहा हूं तो इसके लिए n का वैल्यू कितना होने वाला है 2, इसके लिए 3 होगा, इसके लिए 4 होगा, इसके लिए 5 होगा। l की बात करूं तो इस p ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू 1 होता है, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। और आगे आप रेडियल नोट निकाल सकते हैं, रेडियल नोट्स कितना होगा, आप एंगुलर नोट निकाल सकते हैं, कितना सारा एंगुलर नोट होगा, ये सारा आप प्रीवियस लेक्चर में निकालना सीख गए हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जिस तरह से हम लोगों ने एस ऑर्बिटल के केस में जो वेव फंक्शन का जो स्क्वायर था साई स्क्वायर वर्सेस आर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बीच में हम लोगों ने रेडियल वेव फंक्शन प्लॉट ड्रॉ किए थे। अब हम लोग पी ऑर्बिटल के लिए रेडियल वेव फंक्शन का जो प्लॉट है उसे ड्रॉ करते हैं और फिर उसके आधार पर भी हम लोग क्या क्या सूचना मिलती है उसको देखते हैं। तो ये हमारे पास अलग अलग पी ऑर्बिटल्स के लिए रेडियल वेव फंक्शन प्लॉट्स है, रेडियल वेव फंक्शन प्लॉट्स है अलग अलग पी ऑर्बिटल के लिए। 2p ऑर्बिटल के लिए जिसका n इक्वल्स टू 2 है, l इक्वल्स टू 1 है, उसके लिए हमारे पास रेडियल वेव फंक्शन प्लॉट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये हमारा रेडियल वेव फंक्शन है, अर्थात हमारे पास ये जो है सिर्फ साई स्क्वायर को ही नहीं बल्कि वॉल्यूम एलिमेंट dv को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो dv इंटू साई स्क्वायर है। एक्चुअली हम लोग साई स्क्वायर जो वर्सेस आर का ड्रॉ कर रहे थे रेडियल वेव फंक्शन प्लॉट्स, वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो हमें मैक्सिमम मिलती थी उसको रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन वो एरिया की बात हो रही थी, एक पर्टिकुलर रेडियस की बात हो रही थी। लेकिन जब हमें एक स्मॉल एलिमेंट में निकालना हो कि उस जगह पे कितना सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी है, तो हमें उस वॉल्यूम एलिमेंट को भी मल्टीप्लाई करना रहता है। तो ये हमारे पास 2p ऑर्बिटल के लिए वॉल्यूम एलिमेंट इनटू जो साई स्क्वायर है दैट इज कॉल्ड रेडियल वेव फंक्शन। तो हम लोगों ने क्या किया है कि 2p ऑर्बिटल के लिए रेडियल वेव फंक्शन लिया है। तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से है। आप ध्यान देंगे कि ये हमारा ओरिजिन है, ये न्यूक्लियस है, ये पूरा एकदम स्ट्रेट लाइन गया है। आप इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर ये डिक्रीमेंट शो किया है और थोड़ा घुमावदार रास्ते के साथ साथ फिर ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। तो इस तरह का कुछ ग्राफ हमें 2p के लिए मिलता है। 3p के लिए हमारे पास फिर इसी तरह से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, फिर कुछ घुमावदार रास्ता से फिर नीचे जाते हुए फिर ये नीचे जाएगा, फिर ये बिना एक्स एक्सिस को टच किया सीधा निकल इन्फिनिट तक जा सकता है। फिर हमारे पास 4p के लिए कुछ ग्राफ इस तरह से है, एक स्ट्रेट लाइन है, फिर ये डिक्रीज होगा, फिर 0 पे आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ये 0 पे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर ये सीधा हमारे पास चलता जाएगा। तो ये हमारे पास रेडियल वेव फंक्शन प्लॉट्स है। इसी के आधार पर हम लोग क्या करने वाले हैं, शेप का डिटर्मिनेशन करने वाले हैं। तो पहले 2p के लिए देख लेते हैं। 2p के लिए मान लेते हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस है, तो मान लेते हैं ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम 0 है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इतना जगह छोड़ देता हूँ, इधर भी इतना जगह छोड़ देता हूँ। ये न्यूक्लियस हमारा है, ओरिजिन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ दूरी तक नहीं होती है, लेकिन एक पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे मैक्सिमम है। ये लगभग 2.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रिप्रेजेंट करता है, मतलब 2.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे हाईएस्ट है। मतलब मान लेता हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे हाईएस्ट होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे क्या होगी, हाईएस्ट होगी। फिर आप क्या देख रहे हैं कि न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे लोवेस्ट है, या तो 0 है, लेकिन एस ऑर्बिटल में उल्टा था। एस ऑर्बिटल में आप लोगों ने क्या देखा था कि वहाँ पे न्यूक्लियस के पास ही सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, लेकिन पी ऑर्बिटल में क्या देखने को मिल रहा है कि न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम 0 है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती चली जा रही है। तो मैं इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी बढ़ रही है और एक पॉइंट आ रहा है 2.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो गई। फिर से क्या हो रही है, डिक्रीमेंट शो करी, तो फिर से डिक्रीमेंट शो करेगी। तो कुछ इस तरह से हमारे पास शेप बना, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से कुछ दूरी पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से हमारे पास शेप बना, कुछ इस तरह का शेप इधर देखने को मिला और इसी प्रकार से सेम टू सेम हमें दूसरे डायरेक्शन में भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये जो हमारा शेप बन रहा है वो डम्बल शेप का मिल रहा है। अगर इसे हम लोग अच्छे से लिखना मतलब ड्रॉ करना चाहें तो कुछ इस तरह से हमें ड्रॉ देखने को मिलेगा कि ये हमारा ये न्यूक्लियस है, ओरिजिन है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और इसे मैं वाई एक्सिस मान लेता हूँ, ये हमारा जेड एक्सिस है। तो ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी नहीं और इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिटल कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। ये हमारा px ऑर्बिटल है। तो अगर इसको और अच्छे से देखना तो मैं आपको इस पिक्चर में दिखा देता हूँ। ये हमारा 2p ऑर्बिटल का पिक है, 2p जेड ऑर्बिटल है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दोनों तरफ, न्यूक्लियस के दोनों तरफ। न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम 0 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम नहीं है।
दूसरी बात आप देखेंगे कि ये जो पूरा रीजन है, ये जो प्लेन है यहाँ पे हमारे पास, ये जो प्लेन है, इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना एकदम जीरो है। इसलिए इस प्लेन को हम लोग नोडल प्लेन भी कह सकते हैं। और चूंकि ये एंगुलर है इसलिए हम लोग इसे एंगुलर नोडल प्लेन कहेंगे। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि 2p ऑर्बिटल में कौन सा नोडल प्लेन पाया जाता है, एंगुलर या रेडियल। तो हमारा जवाब होगा कि ये इसमें 2p ऑर्बिटल में एंगुलर नोडल प्लेन पाए जाते हैं, रेडियल नोडल प्लेन एक भी नहीं रहता है। लेकिन वही 3p ऑर्बिटल की बात करते हैं अगर, तो 3p ऑर्बिटल में हमें एक रेडियल नोड्स दिखाई देता है और एक हमें एंगुलर नोड दिखाई देता है। ये हमारा 3p ऑर्बिटल का पिक है। ये हमारा कुछ इस तरह का आपको अरेंजमेंट और इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखने को मिलेगा न्यूक्लियस चारों तरफ। यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना जीरो होगी। और ये जो है एक प्लेन से आप कट कर सकते हैं इस प्लेन को, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना जीरो होगी। तो इस प्लेन को हम लोग नोडल प्लेन कहेंगे। और चूंकि ये एंगुलर है इसलिए हम लोग इसे एंगुलर नोडल प्लेन कहेंगे, नोडल प्लेन कहेंगे। उसके बाद जब आप इसे गौर से देखेंगे तो ये कुछ कटोरी टाइप का है, यहाँ पे कुछ रीजन खाली है। इस खाली वाले रीजन को ही हम लोग रेडियल नोडल प्लेन कहते हैं, रेडियल नोडल प्लेन कहते हैं। तो 3p में हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, एक रेडियल नोडल प्लेन देखने को मिल रहा है और एक एंगुलर नोडल प्लेन देखने को मिल रहा है। लेकिन जो 2p वाले ऑर्बिटल थे उसमें हमें सिर्फ एक एंगुलर नोड्स देखने को मिल रहे थे। तो ओवरऑल हमारे पास पिक्चर जो सामने आ रहा है 2p ऑर्बिटल का, वो किस तरह से देखने को मिल रहा है, एक डम्बल शेप में देखने को मिल रहा है, जो कि हमें वो वेव फंक्शन प्लॉट के ग्राफ से देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से 3p की ऑर्बिटल के लिए हम लोगों ने क्या देखा कि ये मान लेते हैं हमारा जड़ एक्सिस है। तो हम लोग देखा ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर हमारा ये कुछ डम्बल शेप का इस तरह से आकृति बन रहा है। और फिर यहाँ पर हमारा डम्बल शेप में कुछ इस आकृति इस तरह का बन रहा है। यहाँ पर भी हमारा छोटा सा आकृति था यहाँ पे, और इस तरह से हमारा आकृति बन रहा था। ये हमारा 3p जड़ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो स्पेस खाली था, इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल नोडल प्लेन। और ये जो बीच में एक्सिस पास हो रही है, दैट एक्सिस और प्लेन विल बी नोन एज एंगुलर नोडल प्लेन, एंगुलर नोडल प्लेन। उसी तरह से हमारा 4p का जो ऑर्बिटल आएगा कुछ इसी तरह से आने वाला है, लेकिन उसमें नोड्स की संख्या बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल हमारे पास p ऑर्बिटल जो है वो एक डम्बल शेप में देखने को मिला। जनरली हम लोग डम्बल शेप को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वास्तव में वो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। लेकिन हम इसे सुविधा के लिए, समझने के लिए बस इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इस डम्बल शेप का हम लोगों ने देखा कि चूँकि p के लिए जो l का वैल्यू है वो 0 है, सॉरी 1 है, और l जब 1 होता है तो ml वैल्यू जो होती है वो 3 हो जाती है, -1, 0 और +1। ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओरिएंटेशन को, कि 3 अलग अलग ओरिएंटेशन हैं हमारे इस डम्बल शेप के जो p ऑर्बिटल्स हैं, उसके 3 ओरिएंटेशन है, एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई, एक जेड के अलोंग। तो जो 3 ओरिएंटेशन है वो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे हमें। ये हमारे 3 जो ओरिएंटेशंस हैं p ऑर्बिटल्स के वो हैं। ये जो ओरिएंटेशन है हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेशन है, ये हमारा वाई एक्सिस के अलोंग डम्बल शेप का ओरिएंटेशन आप देख सकते हैं, ये हमारा जेड एक्सिस के अलोंग डम्बल शेप का ओरिएंटेशन है। तो 3 अलग अलग ओरिएंटेशन हमें डम्बल शेप में देखने को मिल रहा है। ये बेसिकली ये जो आप शेप देख रहे हैं डम्बल शेप, यही इसी रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे हाईएस्ट होगी। और यही हमारा क्या है, बाउंड्री सरफेस डायग्राम है जो रिप्रेजेंट कर रहा है p ऑर्बिटल का सरफेस को या उसके शेप को। तो ये जो रीजन हुआ हमारा, अगर हम लोग एक्स एक्सिस की बात करें तो ये हमारा रीजन हो गया इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जो वाई बच गए और जेड बच गए वो तो हमारे नोडल प्लेन्स कहलाएंगे। तो वाई और जेड जो एक्स प्लेन्स होंगे, वाई और जेड जो प्लेन्स होने वाले हैं हमारे, वो क्या होने वाले हैं, नोडल प्लेन्स। तो अगर पी एक्स के लिए नोडल प्लेन पूछा जाए तो हमारे पास जो नोडल प्लेन आने वाला है वो एक्स और जेड आने वाला है, सॉरी वाई और जेड। चूँकि ये एक्स एक्सिस में लाई करेगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना रहेगी, तो वाई और जेड में हमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। उसी तरह से अगर पी वाई ऑर्बिटल की बात करें तो ये ऑलरेडी वाई एक्सिस पे है, मतलब वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की पूरी संभावना रहेगी। लेकिन जेड और एक्स प्लेन में इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना एकदम 0 रहेगी। तो पी वाई के लिए हमारे पास नोडल प्लेन हो गया एक्स जेड। उसी प्रकार से अगर पी जेड ऑर्बिटल की बात करें तो जेड एक्सिस में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना पूरी भरपूर है, लेकिन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रॉन की जो मिलने की संभावना है, मतलब इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन की जो मिलने की संभावना होगी वो एकदम 0 होगी। इसलिए इसके लिए नोडल प्लेन क्या हुआ, पी जेड ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन हो गया हमारा एक्स वाई। तो ओवरऑल इसको हम लोग फिर से इसको लिखते हैं,
ये हमारे पास ऑर्बिटल हो गया पी जेड, इसके लिए नोडल प्लेन हमारे पास एक्स वाई आएगा। पी एक्स है तो इसके लिए हमारे पास वाई जेड आएगा, मतलब एक्स में इलेक्ट्रॉन हैं, मिलने की संभावना है, लेकिन वाई जेड में तो नहीं रहेगी, वाई जेड प्लेन में नहीं रहेगी। उसी तरह से अगर पी वाई ऑर्बिटल ले रहे हैं हम लोग तो वाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना रहेगी, लेकिन जेड एक्स में नहीं रहेगी। तो ये हमारे नोडल प्लेन्स हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग जो ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, तो उनके लिए हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं कि कितने सारे हमारे एंगुलर नोड्स निकलेंगे, कितने सारे हमारे रेडियल नोड्स निकलेंगे और कितने सारे हमारे टोटल नोड्स निकलेंगे। तो हम लोग एक चार्ट बनाते हैं। एक तरफ हम लोग रेडियल नोडल प्लेन्स लिखेंगे, रेडियल नोडल प्लेन्स, और एक तरफ लिखेंगे हम लोग एंगुलर नोडल प्लेन्स, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग टोटल नोडल प्लेन्स। और मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ 1s से। 1s के बारे में हम लोगों ने देखा था, इसका शेप स्फेरिकल होता है, तो इसमें किसी तरह के नोड्स नहीं थे। नोड्स निकालने के लिए फार्मूला था हमारे पास, रेडियल नोड निकालने के लिए फार्मूला था n-l-1। एंगुलर नोड के लिए फार्मूला था l सिंपली l, और टोटल अगर निकालना चाहते थे n-1। 1s की बात करें तो इसमें रेडियल नोड्स भी जीरो थे और एंगुलर नोड्स भी जीरो थे। 2s की बात करें तो इसमें रेडियल नोड्स हमारा एक रेडियल नोड्स था, लेकिन जो एंगुलर नोड्स थे वो जीरो थे। चूँकि इसमें इसका स्फेरिकल शेप है, ये 2 डायमेंशनल होगा, तो इसमें किसी तरह के एंगुलर नोड्स हमको दिखाई देंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें किसी तरह के नोड्स अवेलेबल है ही नहीं। एंगुलर नोड्स की बात करें तो 3s की बात करें तो इसमें आपको 2 रेडियल नोड्स दिखाई देंगे, लेकिन अगर एंगुलर नोड की बात करें तो हमें जीरो दिखाई देंगे। अगर हम लोग 2p की बात करें, चूँकि इसकी शुरुआत 1p से नहीं होती, 2p से होती है, तो 2p के लिए अभी हम लोगों ने क्या देखा कि रेडियल नोड्स हमारे पास जीरो थे, लेकिन हमारे पास जो एंगुलर नोड्स था वो एक था। उसी तरह से 3p की बात करें तो हमारे पास रेडियल नोड्स एक आया था और एंगुलर नोड भी एक आया था। 4p की बात करें तो रेडियल नोड हमें 2 मिलेगा और एंगुलर नोड हमें 1 मिलेगा। तो ओवरऑल अगर टोटल नोड्स की बात करें तो टोटल नोड्स हम लोग काउंट करते हैं 1s के लिए 0 इंटू 0 प्लस 0 0 हो गया, और 2s के लिए बात करते हैं तो 1 प्लस 0 1 हो गया। 3s के लिए बात करते हैं 2 प्लस 0 तो 2 हो गया। 2p के लिए बात करते हैं 0 प्लस 1 तो 1 नोड हो गया 2p के लिए। 3p के लिए हमारा 1 प्लस 1 2 नोड हो गया, और 4p के लिए हमारे पास 2 प्लस 1 यानी कि 3 नोड हो गया। आप इस फॉर्मूले से भी फिट करके निकाल सकते हैं। गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब भी किसी ऑर्बिटल की शुरुआत होती है उस केस में उसके पास रेडियल नोड्स जीरो होते हैं। जैसे कि s ऑर्बिटल की शुरुआत 1 से होती है तो उसके पास रेडियल नोड्स जीरो होता है, और चूँकि स्फेरिकल शेप है तो उसमें एंगुलर नोड्स भी नहीं है। लेकिन जब हम लोग 2p की शुरुआत करते हैं, मतलब p ऑर्बिटल की शुरुआत 2 से होती है 2p से, तो इस केस में भी हमें रेडियल नोड्स हमें जीरो ही दिखाई देंगे। और चूँकि इसमें एक एंगुलर नोड्स भी हमको देखने मिला था, इसलिए इसमें एक एंगुलर नोड भी रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा बेसिकली कि हमारे जो रेडियल वेव फंक्शन प्लॉट्स थे वही डिटरमाइन करते हैं इन ऑर्बिटल्स के शेप्स को, अर्थात उससे जो हमें बाउंड्री सरफेस डायग्राम मिला फिर उससे हम लोग ये डिटरमाइन कर पाते हैं कि जो शेप होगा पार्टिकुलर ऑर्बिटल का वो कैसा होगा। तो हम लोगों ने इस तरह से देखा कि 3 तरह के हमारे पास ओरिएंटेशन आए और पी ऑर्बिटल्स के। तो आप कुछ इस तरह के आपको पी ऑर्बिटल्स दिखाएंगे। कभी कभी बुक में आपको प्लस और माइनस आपको लिखा देखा मिलेगा, आप इससे कंफ्यूज ना हो। प्लस और माइनस वो आप ये ना समझें कि प्लस का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन इधर मिलेगा और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, ऐसा कभी नहीं सोचें। इलेक्ट्रॉन दोनों ही डायरेक्शन में आपको इक्वल प्रोबेबिलिटी में मिलने वाले हैं, और जितने भी पी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सब इक्वल होगी, चाहे पी एक्स की बात करें, चाहे पी वाई की बात करें, चाहे पी जेड की बात करें। दोनों ये तीनों जो ऑर्बिटल्स हैं हमारे हैं वो सभी चीज़ में बराबर होंगे, शेप में भी बराबर हैं, साइज़ में भी बराबर हैं, और एनर्जी में भी बराबर हैं, तीनों के तीनों। और दूसरी बात यहाँ गौर करने वाली है कि इनमें डायरेक्शन है। एस ऑर्बिटल में कोई डायरेक्शन नहीं फिक्स था, लेकिन ये डायरेक्टेड होते हैं, अर्थात इनमें डायरेक्शन होता है, फिक्स डायरेक्शन होता है, और इनका जो एल वैल्यू है वो हमें 1 देखने को मिलता है। इसलिए इन सभी में आपको एंगुलर नोड्स 1 देखने को मिलेंगे। लेकिन सिर्फ 2p का जो केस था हमारे पास उसमें आपको जो रेडियल नोड्स थे वो 0 दिखाई देंगे, बाकी सभी में आपको रेडियल नोड्स भी दिखाई देंगे और एंगुलर नोड्स भी दिखाई देंगे। तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखेंगे। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि 2p ऑर्बिटल में रेडियल नोड्स कितने होते हैं, तो आपको 0 करना पड़ेगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। अगर फिर भी किसी तरह डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। थैंक यू।